अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तारुफ की ज़रूरत है, डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए। तारुफ ये है कि मेरा नाम शाहज़ेब पराचा है और आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं। बस काफ़ी है तो। ठीक है। अच्छा जी। फोकस के साथ अब लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस सब्जेक्ट से रिलेट वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट में आपके पास टोटल है 10 चैप्टर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप में ग्रुप पे आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। आपके पास इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट के अंदर है 10 चैप्टर। पेपर पैटर्न जो आता है यानी कि एग्जाम किस तरीके से होगा, वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। यानी एक एमसीक्यूज होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, आपका आंसर सही अगर है तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं है तो आप फेल। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50। इसका मतलब अगर किसी बच्चे के 50 मार्क्स आ जाते हैं तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट मैसेज की फॉर्म में उसको शो हो जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वहां लिखा हुआ आता है पास। और अगर वो फेल है तो वो नंबर लिखे हुए आ जाते हैं। जैसे 48 आ गए, इसका मतलब नंबर लिखा हुआ आ गया तो फेल है। और अगर पास लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब वो पास। टोटल 100 होते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं जिसको आपने पढ़नी है। एक है हमारे पास स्टडी टेक्स्ट आई कैप की, एक हमारे पास है स्टडी टेक्स्ट आई कैप की। जो आप लोगों ने खरीदनी है खरीद लें। हार्ड कॉपी, अगर जो हार्ड कॉपी में पढ़ने के शौकीन है वो हार्ड कॉपी ले लें, जो कहते हैं कि नहीं यार पीडीएफ वुड बी बेटर तो आप पीडीएफ ले लें। दूसरी चीज, सर तारिक जमीओं की एक बुक है जिसमें 2000 एमसीक्यूज है, तो अगर आप वो प्रेफर करते हैं उसकी भी हार्ड कॉपी लेना तो वो भी हार्ड कॉपी ले लें। अगर आप प्रेफर करते हैं नहीं यार उसकी भी पीडीएफ लेंगे तो उसकी पीडीएफ ले लें। तो टोटली अप टू यू। लास्ट बैच में मैंने अपनी बुक दी थी, लेकिन अब वो उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, खत्म हो चुकी है। अब वापस प्रिंट कराने का कोई मेरा दिल ऐसा खास है नहीं। अगर मूड बना तो मैं प्रिंट करवाऊंगा, उसकी कोई पीडीएफ नहीं है, सिर्फ हार्ड कॉपी है। तो अभी वो फिलहाल आप लोगों के लिए है नहीं। अगर मूड हुआ, अगर दिल हुआ कि भाई हाँ यार कुछ फायदा हो सकता है आपको इससे, तो मुझे बहुत ही फायदा होता है, मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज तो ऐसी खास जरूरत। यहाँ तक इम्पोर्टेंट जो एक बच्चे को बात पता होनी चाहिए और पेपर से रिलेट जो बात पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी। अब दूसरी चीज ये कि आपके पास जो 10 चैप्टर है वो कौन कौन से। आपका पहला चैप्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा चैप्टर है ओनरशिप ऑफ बिजनेस, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये 10 चैप्टर आपके जब कंप्लीट होंगे तो आईटी भी कंप्लीट होगा। सर इनमें से सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है? आप सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के तो नहीं है ना? साइंस बैकग्राउंड के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, बाकी सारे कॉमर्स के। साइंस हो या कॉमर्स हो, 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट किसी बच्चे को क्यों लगता है? तो उसका जवाब यह है कि जब वो चैप्टर अनरिलेटेबल हो। जब वो चैप्टर अनरिलेटेबल हो, जिसको मैं रिलेट ना कर सकूं, जिसको मैं अपनी आम जबान में या अपनी आम एग्जाम्पल पे समझ ना सकूं। बाज दफा आपको टीचर समझाते हैं तो घरेलू एग्जाम्पल देते हैं, आपकी लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल देते हैं, तो आप इजीली समझ जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल अगर आपको दे भी दी तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों ने वो चीजें नहीं देखी होती। मतलब कहने का ये है कि मैं अगर बोलूं कि फला फार्म हाउस इस तरह का बना हुआ है, तो आप जो इमेजिनेशन करोगे वो हर कोई अपनी तरीके की इमेजिनेशन कर रहा होगा। या मिसाल के तौर पे जिसने आज एआरटीटी फर्स्ट टाइम देखा है, तो आने से पहले तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ही थी। आने के बाद उसको पता चला कि भाई एआरटीटी में फला ये है, इस तरीके की क्लासरूम होती है, इस तरह के टीचर आते हैं, इस तरह का पढ़ाई होती है, ये सारी बात। तो इस
पूरे 10 चैप्टर के अंदर जो दो, मतलब मैं कहूं कि 3 लेवल होते हैं ना, इजी, इंटरमीडिएट और डिफिकल्ट, तो हमारे पास 2 चैप्टर कौन से हैं इंटरमीडिएट लेवल के, बाकी 8 चैप्टर हमारे पास इजी में आते हैं। तो 2 चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 5 और एक है चैप्टर नंबर 10, बस। और ये इंटरमीडिएट कॉमर्स वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी सारे के सारे चैप्टर बहुत ही इजी है, रिलेटेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, और उसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी आप कोई वीडियो देखते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो जब वो कंटेंट आपको आपकी लाइफ से रिलेटेबल या आपके हालात से रिलेटेबल लगता है, तो आपको इंटरेस्ट आता है, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप उसकी लॉजिक्स को समझते हो। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपकी लाइफ से बिल्कुल हटके है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली इंडिया मार्स पे जब पहुंचा, तो उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी, वहां के स्पेस वालों ने लाइव वीडियो टेलीकास्ट करना शुरू की। तो मैं वो देख रहा था, तो उसमें व्यूअर्स कितने थे, बहुत कम थे। लेकिन उन्हीं दौरान इंडिया पाकिस्तान का मैच, इस तरह के मैच भी चल रहे थे, उसमें व्यूअर्स बहुत ज्यादा थे लाइव। अब देखा जाए तो दोनों की ऑडियंस मैं और आप ही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेबल, इंटरेस्ट वाली बात है, तो वो स्पेस वाली जगह पे ऑडियंस कम है, और यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबको पसंद है ये चीज। तो इसी तरीके से चैप्टर में भी होता है कि जो चैप्टर ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, जो आसान लग रहा होता है, जल्दी समझ आ रहा होता है, जिसमें हम अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने वाली बात समझ सकते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये चैप्टर आसान है। बाकी हम जिसमें खुद का इनपुट ना दे सके, तो हम कहते हैं यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का मसला, ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक वो लफाजी बातें थी जो आज के बाद कभी नहीं होगी, खत्म। मतलब ये वो बातें थी जो बस आज होनी थी, आज हो गई, अब कभी नहीं होता। एक बच्चे का तमीज के पढ़ने का तरीकेकार क्या हो सकता है? आईटीबी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आईटीबी का सब्जेक्ट सबसे जल्दी मैं खत्म कराता हूं, मतलब 32-34 घंटे के अंदर मैं खत्म करा देता हूं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक है कि बच्चा 5 पेपर जब उठाता है, तो वो मोटिवेट नहीं हो रहा होता कि वो कौन सा पेपर पहले देगा। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आईटीबी को एक ऐसा चैप्टर और एक ऐसा बेंचमार्क बना दूं बच्चे के लिए कि जिसको वो अपेयर करके उसमें पास हो, ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो मोटिवेट हो जाए और काम कर सके, क्योंकि सब्जेक्ट भी आसान है। इसको एग्जीक्यूट करने के भी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जो अगर थोड़े बहुत अप्लाई करते तो एक बच्चे से आसानी के साथ हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपका ये सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर बाकी टीचर्स की तरह रोज आपको नहीं दिखने वाला, कभी कभी दिख रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा होगा वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव के साथ होगा कि भाई हमारी आज का क्लास, जैसे आज की क्लास का हमारा मकसद क्या है। मैं और आप यहाँ जमा हुए हैं, मैं देखो हर क्लास में ना ये लफाजियां नहीं मारूंगा कि तमीज से पढ़ लो या ये कर लो या वो कर लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और इतने बड़े बच्चे हो कि सबको पता है, देखो आप सब अपने अपनी लाइफ के एम के साथ यहाँ आए हो, किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा। अगर जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के साथ वफा कर रहा है, वो मेरा फेवरेट है। और फेवरेट का मतलब ये है कि मैं उसको एक अच्छा अटेंशन, अटेंशन तो सबको मिलती है, क्योंकि सब आप लोग यहाँ पर हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर सबको रिस्पॉन्ड करना। लेकिन ताल्लुक अच्छा कैसे बनता है? जब आप इस सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू करें, ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करें। अब वो हो सकता है कि यार आपकी किसी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, तो वो कह रहा है कि यार सर मैं इंग्लिश कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही होती। तो आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं? असल मसला आता है बच्चों को सवाल पूछते, क्योंकि बच्चा सवाल पूछते में थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल आता है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि यार देखो बात सारी ये है कि आप जब घर से निकले हो ना इस इदारे में आने के लिए, और अभी जो बैठे हो, तो बाहर सबको पता है कि यार आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज कुछ भी नहीं है, तभी तो बैठे हो। और अगर होती तो क्यों बैठते?
तो अगर मैं ये वर्ड यूज कर लूं कि आप इस सब्जेक्ट के जाहिल हो अभी भी, तो शायद बात गलत नहीं होगी। तो आपके साथ जितने भी बैठे हुए वो सारे जाहिल ही हैं इस सब्जेक्ट के। हाँ, फर्क यह है कि कोई ज्यादा अपनी जल्दी जहालत को खत्म करने का केपेबल है, कोई स्लोली एंड ग्रेजुअली है। तो आपको अपना देखना है, आप अपना उल्लू सीधा करना है कि मुझे मेरी बात या मुझे मेरी जहालत खत्म करने में कितना आगे बढ़ना है। तो आप अपने साथ सिंसियर हो जाए। पहली बात कि आपको सवाल पूछने में अगर कोई कराहत होती है कि यानी क्लास में नहीं पूछूंगा, कोई बात नहीं, मत पूछे आप। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप होते हैं, आज बना लेना। बॉयज अलग होता है, गर्ल्स अलग होता है, ताकि सब आराम सुकून से पूछ सके, कंफर्ट जोन पे आ सके, अपना अपना पूछे सवाल। अगर वहां पर भी अगर होता है कि यार ग्रुप पे वो खिल्ली उड़ाएगा, प्राइवेट पूछ लो। पहली चीज। दूसरी चीज ये भाई देखो, मैसेज करने के बाद ना, अगर मैं कभी मैसेज रीड कर लूं और जवाब ना दूं ना, डिलीट मत करना वरना ब्लॉक मार दूंगा। मेरी सड़ जाती है भाई। मैसेज करने के बाद बंदा कहता है मैसेज देख लिया, और फिर वो डिलीट कर दिया कि सर जवाब नहीं दे रहे, और डिलीट कर दिया, तो मैं उसको डायरेक्ट ब्लॉक मारूंगा। वजह उसकी ये है कि थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। आपका सवाल देख लिया, क्या पता वो सवाल, मेरी कोशिश क्या होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको अभी पढ़ाऊंगा ना, तभी पढ़ाने के बाद मैं कहूंगा बेटा घर से रीड करके आना, घर से रीड करके आना। अब आपके सवाल पूछने का तरीकेकार मैं बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो ये अपनी जिंदगी में अमल कर लेना, आईटीबी के लिए, वरना ना करना। तरीकेकार क्या है, आप एक रजिस्टर का पेपर ले लें, बुक पढ़ लें, पेंसिल ले लें। आपने कहा कि यार मैं ये पैराग्राफ पढ़ा था, मुझे एक वर्ड समझ नहीं आया, लिख लिया। मुझे लाइन समझ नहीं आई, लिख ली। सारे क्वेश्चन जितना एरिया मैंने रीड करने के लिए दिया है, उन तमाम एरिया को पढ़ने के बाद जो चीज समझ नहीं आ रही आपने लिख लिया। सब बच्चों ने 1 2 3 4 5, और सबने भेज दिया। सबने क्या किया, पेपर पे लिख के भेज दिया। अब मिसाल के तौर पे एक वर्ड है, जैसे स्ट्राइव है। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। अब स्ट्राइव का जो वर्ड है वो पूरी क्लास को समझ नहीं आया, तो सबसे पहले तो मुझे बीइंग अ टीचर मुझे क्या बात समझ आ जाएगी कि ये सबसे टॉप इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबका जवाब, सबका सवाल है। तो मुझे सबसे पता चल जाएगा कॉमनली आस्क्ड या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से है, कि मैं अगर किसी एक बंदे के भी सवाल का जवाब दे दूं तो इसका मतलब मैंने पूरी क्लास का जवाब दे दिया। एक सवाल होगा जो 10 दफा पूछा गया होगा, एक सवाल होगा सिर्फ एक ही दफा पूछा गया होगा। ऐसा नहीं कि 10 दफा वाले सवाल को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, एक वाले को कम अहमियत नहीं। पता चल जाएगा कि एक बच्चे को मसला क्या क्या आ रहा है, उन चीजों को कोशिश करके रिकॉर्ड कर लिया जाए। आपके जब सवाल आएंगे उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, रिकॉर्ड करके आपकी अपनी लाइब्रेरी बन जाए, कि कल वापस से यही चीजें पढ़ो और इन्हीं चीजों में से सवाल आता है, तो आपको फिर मुझसे भी पूछना ना पड़े। यू हैव योर ओन लाइब्रेरी वेयर यू कैन वॉच एंड लर्न कि आपको क्या समझ आना चाहिए। तो ये एक विन विन अप्रोच। अब इसमें थोड़ी ख्वारी स्टूडेंट एंड पे ये लगती है कि यार कौन पढ़े फिर लिखे, लेकिन फायदे बहुत है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन, अगर इस तरह से करना चाहो मोस्ट वेलकम। अगर आप कहते हो कि नहीं यार जब जरूरत आएगी तब पूछेंगे, लिखने उखने की बल्लियों पे नहीं आ रहे, तो आप जानो, आपका काम जाना। मेरा काम था ये बताना, एक तरीकेकार बताना जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सके। यहां तक होगी, ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ जाए पक्का। सबसे पहली चीज, अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल की जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, एक इंडिविजुअल अपनी जरूरत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या करता है, पैसे कमाता है। ये बात तो सबको पता है ना, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, रोटी सब खाते हो, सबको पता है भाई कि भाई पैसा जरूरी है ख्वाहिश और जरूरत को पूरा करने। अब वो पैसा कैसे कमाया जाए, या तो डकैती मारो, या है ना, या तो चोरी करना शुरू कर दो, या फिर क्या करो, जॉब कर लो, या फिर क्या करो, बिजनेस करो। यहाँ चोरी करना सिखा नहीं रहे, जॉब पे आप आए नहीं हो, सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस। यानी कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन क्या करके, बिजनेस करके। बिजनेस करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे।
अब यहां पर एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर ए, और एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए कौन है? कस्टमर। मिस्टर बी कौन है? सप्लायर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर और सप्लायर होते क्या। कस्टमर कौन होता है? पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड सर्विस। आप जाते हो कैफेटेरिया में, एक लेस का पैकेट उठाते हो, तो आप क्या हुए? कस्टमर। जो दुकानदार है वो क्या हुआ? सप्लायर। कोई ऐसी तो बात नहीं थी ना जो साइंस और कॉमर्स का डिफरेंस। अब लेट्स सपोज आपने कहा यार मेरे पास है 1000, मेरे पास क्या है? 1000 रुपए है। अब इस 1000 रुपए को या तो मैं पूरा खर्च कर लूं और अपनी जरूरत पूरी कर लूं, या मैं इस 1000 रुपए को एक ऐसी जगह पे लगाऊं जिससे मैं थोड़ा कमा सकूं। मुझे क्या करना है? इस 1000 को बढ़ाना है। इस 1000 को बढ़ाना है। एक तरीका ये है कि मैं 1000 रुपए रखूं अपने पास, और मेरे दिन का खर्चा है 200 रुपए, जिससे मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। अगले 5 दिन तक मैं क्या करूं? 200 रुपए खर्च करता रहूं, और 5वें दिन में चिल्ला बैठ जाऊं कि मेरे पास कुछ अभी है नहीं। मैंने कहा मैं एक काम करते हैं कि 1000 रुपए की कोई चीज खरीदते। तो बोले यार जैकेट खरीद। मार्केट गया, दुकानदार से 1000 रुपए की जैकेट खरीदी, 1000 रुपए दिए, जैकेट ले लिया। समझ आ रही है बात? 1000 रुपए दिए, जैकेट खरीद लिया। अब ये जो 1000 रुपए है, अब ये जो 1000 रुपए, ये 1000 रुपए कस्टमर के लिए क्या है? कॉस्ट। ये 1000 रुपए कस्टमर के लिए क्या है? कॉस्ट। सामने वाले के लिए क्या है? रेवेन्यू। प्रॉफिट कोई ना बोले, क्या है? रेवेन्यू। अब मैंने यहां पर बताया कि कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या फर्क है। कॉस्ट है एन अमाउंट वी पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट। अगर मैं ये मार्कर को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए जो पैसे पे कर रहा हूं, वो पैसे क्या कहलाएंगे? मेरी कॉस्ट कहलाएंगे। और जो शख्स इसे बेच रहा है और इसके अगेंस्ट में पैसे रिसीव कर रहा है, जैसे मिस्टर बी जैकेट के अगेंस्ट में 1000 रुपए ले रहा था, तो वो 1000 रुपए उस मिस्टर बी के लिए क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू कहलाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? अभी फिलहाल मेरा बच्चा 2 मिनट सुकून में, अभी बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। यहां तक समझ आ गई? अब मिस्टर ए के पास जैकेट आ गया, रास्ते में गए, मिस्टर सी मिल गए। बोला कैसे आप? ठीक है। बोला यार जैकेट बड़ा जबरदस्त है। बोला हाँ यार। बोला ये बेच रहे? बोला हाँ बेच रहे। बोला कितने का? बोला 1500 का। 1500 का बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मिस्टर सी कौन बन गए? कस्टमर। मिस्टर ए कौन बन गए? इसका मतलब यह है कि ये बात जरूरी नहीं कि जो कस्टमर है वो जिंदगी भर कस्टमर ही रहेगा, वो सप्लायर भी बन सकता है। तो यानी कि एक बिजनेसमैन कभी कस्टमर होता है, कभी सप्लायर होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हम कभी स्टूडेंट थे, अब टीचर है। तो कहने का मकसद है मिस्टर ए सप्लायर बन गए, मिस्टर बी क्या, मिस्टर सी क्या बन गए? कस्टमर बन गए। अब मिस्टर ए ने जैकेट दिया और अगेंस्ट में 1500 वापस किए, और मिस्टर सी को देखो तो उसने 1500 दिए और जैकेट लिया। इसका मतलब वो 1500 मिस्टर सी के लिए कॉस्ट और हमारे लिए रेवेन्यू। ओके हो गया? ओके हो गया ना भाई? कोई मसला तो नहीं है? यहां तक रिपीट तो करूं? रिपीट करता हूं। मिस्टर ए और मिस्टर सी की मुलाकात हुई। मिस्टर सी ने कहा मिस्टर ए को कि भाई तुम्हारा जैकेट बड़ा पसंद है। बोला ले लो, 1500 रुपए का तो है। बोला ठीक है ये लो 1500, जैकेट उतारा दे दिया। मिस्टर सी के लिए वो 1500 रुपए क्या हुए? कॉस्ट टू एक्वायर दी प्रोडक्ट, और मिस्टर ए इज रिसीविंग द अमाउंट, रिसीविंग एन अमाउंट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। तो उनके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? बैठ के, सुनना तुम्हारी वाली बात, मिस्टर ए बैठ के क्या कर रहे हैं? हिसाब किताब कर रहे हैं। मिस्टर ए ने कहा कि मैंने इस जैकेट को जब बेचा तो मैंने कितने हासिल किए? 1500। मैंने इसे खरीदा कितने का था? 1000 का था। तो जो पैसे मैंने हासिल किए उसमें से सबसे पहले कौन सी अमाउंट निकालो? जितने का मैंने इसे खरीदा है। तो 1000 का खरीदा था, मैंने वापस निकाल दिया। अब कितने बच गए? 500। अब 500 बचे तो जाहिर सी बात है, जब मैं मार्केट गया था खरीदने के लिए, मार्केट से जब वापस आ रहा था तो मुझे भूख भी लगी, तो मैंने 100 रुपए का कुछ खा लिया, फिर 100 रुपए मैंने बाइके वाले को दे दिए, तो 200 रुपए का मेरा ये एक्सपेंस हो गया, मैंने निकाल दिया।
आखिर में कितना बचा? 300। अब मेरे पास एक प्रॉफिट है 500 और एक प्रॉफिट है 300। जो 500 का प्रॉफिट है उसे मैं कहूंगा ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से एक्सपेंस का एलिमेंट अभी तक माइनस नहीं हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से एक्सपेंस का एलिमेंट माइनस नहीं हुआ। आफ्टर डिडक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, या सिंपल कर लेते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, और मैं और स्पेसिफाई कर दूं आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो वैल्यू बच गई वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। यानी कि टैक्स वाले जब आएंगे, टैक्स वाले जब आएंगे तो टैक्स वाले आके जब बोलेंगे भाई मुझे मेरा हिस्सा दो, तो हिस्सा किस में से मांगेंगे? 500 में से या 300 में से? 300 में से। सुनना मेरी बात, आपने 1500 की सेल की और 1500 की सेल करने के बाद अब पैसे बांटने का वक्त आ रहा है, आपके पास 1500 रुपए हाथ में पड़े, तो साथ में एक बंदा भी आया, बोला आपको, बोला मैं टैक्स, बोला अच्छा, बोला मैं टैक्स हूँ, बोला ठीक है क्या करना है, बोला आप मेरा हिस्सा दो, बोला कैसे दूं, बोला पहले एक काम करो, इस 1500 में से सबसे पहला हक किसका है? बोला मेरा खुद का, क्योंकि मैंने 1000 रुपए लगाए थे, बोला ठीक है अलग करो। बोला भैया 500 रुपए बच गए, बोला नहीं, अब बताओ अब किसका हक है इसमें? बोले यार मैंने एक्सपेंस किया था, बोला उसके पैसे अलग कर लो। यानी किसी का हक में मार नहीं रहा, जिस जिस रीजन की वजह से आपने पैसे लगाए पहले वो पैसे अलग करो। अब ये जो पैसे बच गए इस पे अब मेरा हक है, यानी कि जो 300 रुपए बच गए इस पे टैक्स लगेगा, 500 में नहीं लगेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये बात और क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल टैक्स की बात को सिर्फ इसलिए बताया कि बाज दफा होता यह है कि जब बच्चा बाहर निकलता है इदारे से और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है तो दोस्त थोड़ा चौड़ा बनने के लिए, यार तुम्हारे टीचर ने बताया तो पता, हाँ भाई ये बता दिया था, डोंट टीच डैडी ना, बाप को नहीं सिखाते, तो यहाँ पर आप बता सकते, तो ये उसके लिए था बेटा। यहाँ तक कोई मसला? ओके की रिपोर्ट है जी बच्चे? नहीं लगता ना, नुकसान पे टैक्स क्यों लगेगा? नहीं, मुनाफे पे होता है टैक्स लागू। मुझे एक बात बताओ, खुशी बांटते हैं या गम बांटने के लिए लोग आ जाते हैं? खुशी जब होती है तो लोग हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, ट्रीट दो, ट्रीट। जब लॉस हो रहा होता है तो फिर ट्रीट मांगता है, पता है ये ट्रीट में क्या देगा हमें, अपना दुख ही थोड़ा दे देगा, जो लोग नहीं लेना चाहते। हाँ भाई शामिर, शामिर खान सूरी, बेटे 3 लोग साथ क्यों है तुम्हारे? यहां तक हो गया, ओके की रिपोर्ट हो गई, कोई मसला? आगे बढ़ सकते हैं। तो लॉस अगर होगा तो आपका टैक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो टैक्स है। समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन जब एक्सपेंस को डिडक्ट किया जाएगा, अब लेट्स सपोज मेरा एक्सपेंस होता 600 का, मेरा एक्सपेंस होता 600 का, तो मेरा लॉस कितना आ जाता? 100 का। तो अब मेरे टैक्स वाले जब आते हैं वो मेरे कुछ पे गम खाते हैं, यार तेरे पास खुद नहीं है, पहले तो इसके पैसे अरेंज कर कहीं से लॉस के लिए। बेटा तुम्हारी शक्ल देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, वीडियो खोल के बैठा है। यहां तक हो गया भाई? अच्छा, इस पूरी कहानी को, जो मैंने अभी आपको ये कहानी सुनाई, इस कहानी को क्या नाम देते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस कहानी को क्या नाम है? इस कहानी का नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो भी एक्टिविटी हुई, अब ये एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में देख लो कि क्या आप नहीं करते? 24/7 आप यही कर रहे होते हो, दुकान पे, ऑनलाइन, यही चीज कर रहे हो, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विस खरीद लेते हैं, ठीक है ना? तो ये चीजें ही हो रही होती है। अब एक और चीज, हर बिजनेस कोशिश करता है किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करे। हर बिजनेस की कोशिश होती है प्रॉफिट अर्न करने की। अब प्रॉफिट अर्न कैसे होगा? प्रॉफिट अर्न होगा सबसे पहले मैं अपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करता हूं। अगर मुझे मेरे कस्टमर की नीड्स का पता है
तो मैं इजीली क्या कर सकूंगा, उनको उनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊंगा, वो खुशी खुशी मेरी प्रोडक्ट खरीदेंगे और मुझे इसके पैसे देंगे। अगर मैं उनकी नीड के अगेंस्ट कोई चीज बता दूं तो क्या मुझे उसके पैसे मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। इस क्लास का मकसद क्या है कि आईटीबी को जीरो से पढ़ाना। अगर मैं इस क्लास का मकसद ये लेके आ जाऊं कि भाई इनको रिवीजन कराना है आईटीबी का, तो मेरा मकसद और जो मेरी एग्जीक्यूशन है इस क्लास की नीड के अगेंस्ट चले जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे मेरे कस्टमर की नीड्स और वांट को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने के बाद फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल कैसे करेंगे कि मैं एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड करूं, मैं एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड करूं जो मेरे कस्टमर की नीड है। ओके हो गया। अब जब फुलफिल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो दो चीजें होगी, या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी। गुड्स क्या है? टेंजिबल आइटम। टेंजिबल किसे कहते हैं? ऐसी चीज जिसको टच किया जा सके, जिसको स्टोर किया जा सके। अब आपके पास जितनी भी चीजें नजर आ रही है वो टेंजिबल है। सर्विस कौन सी चीज है? इंटेंजिबल, जिसे ना टच किया जा सके ना स्टोर किया जा सके। आपके पास लैपटॉप की एग्जांपल दिखी हुई और इंटरनेट सर्विस, वी कैन नॉट स्टोर इंटरनेट सर्विस, ठीक है ना। जैसे हेयर स्टाइलिस्ट का, हेयर स्टाइलिस्ट की जो वो एक स्किल है, डॉक्टर की अपनी एक स्किल है, इलाज की एनालिसिस की एक स्किल है, या फिर अगर मैं देखा जाए तो कुकिंग की एक स्किल है, तो वी कैन नॉट स्टोर दो स्किल्स। आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कैपेबिलिटीज है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो वो चीजें आपको देखनी है। तो बिजनेस में क्या होता है, दो चीजें होती है जो आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर की नीड को या वांट को फुलफिल करने के लिए, या गुड्स या सर्विस। गुड्स कौन सी है? टेंजिबल आइटम। सर्विस कौन सी है? इंटेंजिबल। ओके ओके। यहां तक बात पढ़ने के बाद स्पीड तो नहीं है? अगर स्पीड है तो मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लूं। बिजनेस हमारी सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? सबसे पहली चीज, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, आप बिजनेस खोले, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग काम करेंगे। जब वो काम करेंगे, बिजनेस खुला, स्टार्टअप्स खुले, स्टार्टअप्स खुले, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, गवर्नमेंट को डबल फायदा। एक तो बिजनेस पे टैक्स लगेगा, और जो बंदे वहां काम कर रहे हैं वो जो सैलरी लेंगे उस पर टैक्स बिजनेस गवर्नमेंट अलग चार्ज करेगी। तो गवर्नमेंट के पास तो ज्यादा, यानी कि गवर्नमेंट की तो इनफ्लो ऑफ कैश बढ़ गया ना बिजनेस के खुलने से। जब बिजनेस खोलेंगे तो लोगों के पास भी चॉइस आ जाएगी। जब बिजनेस ज्यादा खुलेंगे, अब मिसाल के तौर पे कोई रहता है सपूरा की साइड पे, या कोई रहता है दाबे जी की साइड पे, या कोई ऐसे इलाके में रहता है कि जहां पर जनरल स्टोर या कुछ दुकानें जो है वो बड़ी एक एक ही है, तो उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं है टू बार्गेन। भाई यही है जो है, लेना है लो, नहीं लेना। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे चले जाए जहां पर उस चीज की पूरी मार्केट हो, नाउ यू हैव दी चॉइस टू बार्गेन, आप बार्गेन कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये कि जब बिजनेस ओपन होता है तो लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट को खरीदने वाले, या यानी कि एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले मल्टीपल सप्लायर्स आ जाते हैं। तो उस कस्टमर के पास मल्टीपल चॉइस आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं, अब एक सूट जो फर्स्ट फ्लोर पे मिल रही है, उसी को देखने के लिए आप 5वें फ्लोर पे जाओ या 4 मॉल बदल के जाओ, मिलनी वही चीज है। लेकिन आपके पास जब चॉइस आ जाती है तो आप क्या एक इनकरेज होते हो कि हो सकता है मुझे रेट में कहीं कमी यहाँ मिल जाए, मुझे क्वालिटी फला जगह पे बेहतर मिल जाए। जब आप बाइक जो चलाते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, जो इलाके के अंदर जो बाइक का मैकेनिक वाला है ना, वो अपना कमीशन थोड़ा ज्यादा रखता है बाइक के पार्ट्स पे। रीजन, क्योंकि वो इतना मार्केट से लाया हुआ होता है, तो थोड़ा अपना, तो अगर आप वही बाइक मार्केट जाके बनाओ तो आपको ज्यादा सस्ती पड़ जाती है। क्योंकि अच्छा, वो सस्ती क्यों पड़ती है? वो एक मेंटालिटी है। अब आपके आने जाने की ख्वारी, आपका पेट्रोल, उस हिसाब से तो आपके टाइम और पैसा वही लग गया, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या करता है बिजनेस? क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करता है। क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव कैसे करेगा? आपके पास एजुकेशन के बहुत से इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन का जब लेवल डाउन होना शुरू हुआ, तो हमारे पास ओ लेवल का जो सिस्टम है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब पेरेंट्स ने कहा कि यार दोनों की, अब हर स्कूल ने ओ लेवल्स अडॉप्ट करना शुरू कर लिया। ऑल्दो उसके उसकी उसका उसकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि यार जब हम आउटकम देखते हैं, एक बच्चे के 10-12 साल 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद का जब आउटकम देखते हैं, तो बच्चा उसी स्टेज पे होता है कि नोबडी गिविंग हिम और हर एन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि उसने ओ लेवल्स ए लेवल्स नहीं किया, या उसके अंदर वो फीचर्स ऐड नहीं हो सके जो फीचर ऐड एक करिश्मा क्रिएट करते। क्योंकि ओ लेवल्स में बहुत से लवाजमात ऐसे होते हैं जो बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में होने की वजह से बच्चे को थोड़ा सा यूनिक बना देते हैं, थोड़ा एज क्रिएट कर देते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गई, थोड़ा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ जाती है, बहुत सी चीजों में इंप्रूवमेंट आती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए है ही नहीं, ऐसा डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चा। लेकिन असल अपब्रिंगिंग हमारी कहाँ होती है? स्कूल में ही होती है ना। तो अगर स्कूल का कल्चर हमारा अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, चीजें अच्छी है, तो हम उस तरीके से अपब्रिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं, तो आप देखो जिसके पास पैसे हो गए वो क्या कोशिश करते हैं कि यार मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स में ही अपने बच्चे को प्रेफर करूं। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पता है कि आउटकम बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। जाहिर सी बात है जब पैसा होगा, पहले आप जरूरत के लिए कमाते हो, क्या मेरी जरूरत पूरी हो जाए। फिर आप क्यों कमाते हो? यार आप थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए। सही है ना? पहले आप जब पैसे कम होते हैं तो आप बस कहते हो कि यार खाना मिल जाए, लेकिन जब पैसे आना शुरू होते हैं आप बोलते हो कि यार मुझे सर्विंग अच्छी कौन देगा। मतलब मुझे खाना तो खाना है, लेकिन सर्विंग भी अच्छी हो ना, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। जिसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक आपका बहुत अच्छा हो, कि भाई जहाँ बैठ के एम्बियंस, कि आप जहाँ बैठ के खाना खा रहे हो वो एम्बियंस बड़ा अच्छा हो। अब उस एम्बियंस के आप पैसे देते हैं। अब कोई बोलेगा कि यार आप पागल हो, अब यही चीज, अब जैसे वो अमेरिकानो कॉफी है, अब वो है क्या? वो है ब्लैक कॉफी। अब नॉर्मली घर पे बना के आप साशे लेके पी लो, और वही चीज आप ग्लोरिया जाके यहाँ वहां जाके अमेरिकानो बोल के पियो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोगों को एक है ना, माइंड में है, तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो इसको बेवकूफ नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों का जो चीजों को देखने का जो लेंस है ना वो बिल्कुल ही अलग है। हर बंदा अपनी पैसे के हिसाब से चीजों को देख रहा हो। बात समझ आ रही है? पहले हमारे पास जब बात की जाए कि ये जो जिंगर ये फास्ट फूड वाली आइटम है, ये पहले क्या थी? पहले हमारा इतना नॉर्म नहीं था। पहले महीने में या कोई इवेंट होता तो इस तरह की चीजें हम घरों में मंगवा रहे होते। लेकिन अब हफ्ते में घर वाले खुद कहते हैं यार ये आज बाहर से मंगवा दो, हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तो ये तमाम चीजें अब नॉर्म में आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब जैसे जैसे चीजें हमारे पास आ रही है, तो जाहिर सी बात है लोगों की भी लाइफ बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि भाई बिजनेस इसलिए ज्यादा जरूरी है। अब ये अलग थिंकिंग है, नहीं यार बिजनेस में लॉस भी होता है, तो आप नहीं खोलो बिजनेस। तो यार हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। जो फेयर ऑफ लॉस रखता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो फेयर ऑफ लॉस नहीं रखता उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वही बिजनेस चला रहा है। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं। पक्का? एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हमारी क्लास कब तक है? एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? वो सेक्टर जिसे मैं और आप ओन करते हैं। जैसे इदारा है, मेरे और आप जैसे लोग ओन करते हैं उसको। जैसे सर अहमद रजा और सर तारिक कपूर, खाड़ी ओन करते हैं, आगा खान प्राइवेट, जितने भी स्कूल है प्राइवेट, आईबीए प्राइवेट। यानी जिसे मेरे और आप जैसे लोग ओन करते और ऑपरेट करते, उसको चलाते भी, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। इसके अगेंस्ट हमारे पास होते हैं पब्लिक सेक्टर, जिसको ओन
और ऑपरेट कौन करते हैं? गवर्नमेंट। जैसे डॉग, जिना, सिविल। पहले हमारे पास KESC गवर्नमेंट का इदारा था, 2005 में प्राइवेटाइज में आया, यानी कि गवर्नमेंट से प्राइवेट में आया। तो पहले जब वो वापडा, वापडा का सुना होगा आपने, तो वापडा क्या है? हमारा हुकूमती इदारा है। तो ऐसे इदारे, अच्छा वहां पर भी मेरे और आप जैसे लोग ही काम करते हैं, वहां पर भी मेरे और आप जैसे, लेकिन फैसले कौन करता है? गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में उसकी सुनवाई होती है, पार्लियामेंट के थ्रू बजट आता है, मिनिस्ट्री और ये तमाम लवाजमत। इन दोनों सेक्टर के क्या पर्पस एक हो सकते हैं? इन दोनों सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों सेक्टर के पर्पस एक हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। एक सेक्टर लोगों को सर्व करने के लिए बना है, एक सेक्टर लोगों को, जनरल पब्लिक को सर्व करने के लिए बना। वो कौन सा सेक्टर है? पब्लिक। हुकूमत जो इदारे बना रही है, हुकूमत जो इदारे बना रही है, वो किसके लिए बना रही है? मेरे और आप जैसे लोगों को सर्व करने के लिए। यानी उन इदारों के बनाने के पीछे प्रॉफिट की इंटेंशन नहीं है, कमाना मकसद नहीं है। रिपीट कर रहा हूं कि हुकूमत जब कोई इदारा बनाती है, उस इदारे को बनाने के पीछे पैसा कमाने की इंटेंशन नहीं होती। उसकी इंटेंशन क्या होती है? लोगों को सर्व करे, लोगों के फलाह के लिए काम करे, लोगों की खिदमत करे। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा प्योर इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो हम इसलिए प्राइवेट सेक्टर को, हम इसलिए प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। हम इसीलिए क्या कहते हैं इनको, इस सेक्टर को क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। किसे कहते हैं? वो इदारे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं, जैसे पुलिस है। फिर अब तो मैं पाकिस्तान कराची की एग्जांपल नहीं लूंगा, वरना तो आप बोलोगे सर ये तो फायर ब्रिगेड है, आर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो, लेकिन हमारा जो मकसद है, मेरे और आपके कारोबार करने का जो मकसद है, हम जो इदारा खोलते हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? अर्न करना। इसलिए हम इसको कहते हैं, इस तरह के इदारों को कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है पैसा कमाना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। भाई जो लोग कहते हैं कि भाई पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, सब होते, उस गरीब के पास पैसे नहीं है ना, जो ये भूतनी का बोल रहा है ना कि पैसे से खुशी नहीं खरीदे, उसके पास, गरीब के पास पैसे नहीं है। पैसा हो ना बेटा, सब आ जाता है, सब खरीद सकता है। आप दोस्त, दुश्मन, मोहब्बत सब खरीद सकते हो, या जूती के नीचे रखो, चेंज करो रोज। पैसा है और सब कुछ है, क्योंकि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। लॉयल्टी तक पैसे से खरीदी जा सकती है। लॉयल्टी भी ना बिकती है आजकल। तो फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड, लॉयल, मौका, चल पैसा, पैसा कमाओ, खतरनाक, ये सब खरीद सकते। क्योंकि जितना देखो, आप पैसा कमाते हो अपनी पसंद की शर्ट खरीदने के लिए, अपने पसंद का ड्रेस खरीदने के लिए, तो ज्यादा पैसा कमाओ ताकि लोग खरीद सको, चमचे बनाने के लिए, ठीक है ना, आसपास चमचे बनाओ। तो इस तरह का पैसा कमाओ, लोग खरीदो, लोगों की लॉयल्टी खरीद लो। फिर वो बोले ना हम लॉयल है, तो वो फिर पता चल जाएगा कौन कितना लॉयल है। यहां तक हो गया। अब लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे हाजी सनाउल्लाह जो कहेंगे कि नहीं यार, पैसे से कुछ नहीं होता, दुआएं भी काम आती हैं। आती होंगी भाई, हमारे तो नहीं आई। अब हुआ ये कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा मकसद कमाना नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है? हमारा मकसद भी लोगों को सर्व करना है। जैसे हमारे पास एडी साहब थे, JDC है, छिपा, ऐसे बहुत से लोग हैं और गुजर चुके हैं
जिन्होंने बोला कि हमारा मकसद पैसा नहीं है, हमारा मकसद भी क्या है, लोगों को सर्व करना। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो यार बात सारी ये है, ऐसे लोग जब मार्केट में निकले ना कि भाई हम भी लोगों को सर्व करेंगे, हम पैसों के लिए लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, हम लोगों की खिदमत के लिए काम करेंगे, तो गवर्नमेंट ने उनको समझाया। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो लोगों को सर्व करने की जिम्मेदारी मैंने ली भी है। आप मेरी बात बड़े गौर से समझ लो, लोगों को सर्व करने की जिम्मेदारी मैंने ली है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाले ने जिद की, नहीं मैं लूंगा, मुझे तो करना है लोगों के लिए काम। बोला ठीक है, तो एक फैसला सुन लो, ना मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, ना मैं आपके किसी ऑपरेशन में काम आऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनना, ना मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, ना मैं आपके ऑपरेशन में काम आऊंगा। हाँ, अगर मुझे लगा कि भाई आपकी मदद करनी चाहिए तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बोला ठीक। तो याद रखना, जब एक इंडिविजुअल ऐसा इदारा स्टार्ट करता है, जब एक इंडिविजुअल ऐसी सर्विस, ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड, ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसके पीछे इंटेंशन टू अर्न नहीं है, जिसके पीछे इंटेंशन टू अर्न नहीं है, ऐसे इदारे को हम कहते हैं एनजीओ। क्या कहते हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों कहा? क्योंकि पहली बात, गवर्नमेंट का काम है ना लोगों की खिदमत करना, अब वही काम एक मेरे और आप जैसा इंसान भी कर रहा है, तो सामने वाली पार्टी क्या समझेगी कि यार ये दोनों एक ही लग रहे हैं, शायद इसी ने ही इसको बनाया। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नहीं भाई हम अलग है, ये अलग है, तो इसको लेबल देना जरूरी है एनजीओ का, इसको लेबल देना जरूरी है एनजीओ। अब आपने बहुत से एनजीओ देखे होंगे, या इसको और आसान कर लेते हैं, पहले आप मसाजिद देखो, मसाजिद में बाहर आपको स्टॉल लगते हैं टोपी के, कुतुब खाने होते हैं। वो क्या होता है? वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे का मकसद क्या होता है? अर्निंग करना नहीं, जो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे चाहिए उसको अर्न करना। सैलरी है मस्जिद में लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर कोई एनजीओ एक स्लाइटली प्लेटफॉर्म खोलता है टू अर्न, और उस अर्निंग का पर्पस वही बात है, कमाना नहीं है, वो ये है कि यहां से जो पैसा आएगा, क्योंकि हर दफा लोगों से मांगते हुए भी शर्म आती है, हर कोई डोनेट नहीं कर रहा होता, तो हम एक काम करते हैं, सेल्फ फाइनेंस की बेस पे कमाते हैं, यहां से पैसा आएगा यहां लगा देंगे, जो गैप होगा लोग हमें डोनेट कर देंगे। तो असल जो मेरा मकसद था इस इदारे का स्टार्ट करना, क्या वो प्रॉफिट की ओरिएंटेशन थी? नहीं, वो था नॉन प्रॉफिट। उसमें अगर मैंने एक खोल लिया है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट ओरिएंटेड, बाकी सारी चीजें नहीं कहलाएगी। और आसान कर देता हूं, एनजीओ एक प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे में और एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे में फर्क यह है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे के अंदर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उनकी इंटेंशन टू रिटर्न होती है कि मैं अगर 1000 रुपए लगाऊंगा तो मुझे 1500 रुपए मिल जाएंगे, समझे? लेकिन जब वो वही पैसे एनजीओ में लगाते हैं तो उनका मकसद अब रिटर्न नहीं होता, उनका मकसद होता है भाई हमने नेक मकसद के लिए लगाया है, अब इससे ये दुआएं मिलेंगी। यहां पर हमने पैसे क्यों लगाया था? प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मकसद थोड़ी दुआएं लेना होता है। तो वहां पर हम नाम क्या देते हैं? पैसे के लगाने को इन्वेस्ट नाम देते हैं ना। और वही पैसा अगर हम हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो हम क्या नाम देते हैं? डोनेशन, चैरिटी। नाम में फर्क है ना।
यहां हम उन पैसों का नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, यहां हम नाम देते हैं फंड्स, डोनेशन। नाम बता रहे हैं कि पैसा एक ही है, लेकिन इंटेंशन चेंज हो गई, क्योंकि यहां से मैं अर्निंग के पर्सपेक्टिव से हूं, तो यहां पर नाम क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल का। यहां पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं अर्न करने की, तो यहां क्या नाम दे दो, डोनेशन या फंड। ओके ओके, समझ आ गई बात? हाँ जी, ये आपके सामने लिख दिया। अब एनजीओ के बारे में भी लिख दिया। जब एक इंडिविजुअल की इंटेंशन होती है टू सर्व, परफॉर्म करता है एक्टिविटी, लेकिन नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, ना फाइनेंस में ना ऑपरेशन। ओके ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हो, सोच लो, पूछे। सर, आपने वो बच्चे का एग्जांपल दी, उसके बाहर आपने बोला इससे टोकरी वगैरह इसका कोटेशन, तो उस जो जिन साथ सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट से कंसर्न है ना? यार वो अगर मस्जिद के लिए खुली है ना, तो वो इतना तो कमाएगा ना कि मस्जिद के अखराजात पूरे कर सके, लेकिन उसका ब्रांड बिल्ड करना नहीं होगा, उसका मकसद ब्रांड बिल्ड करना नहीं होगा। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसे हमने पढ़ना है। एक चीज कहलाती है विजन। पहले इसको ना देखना, पहले मैं आपको नॉर्मल बात समझा देता हूँ। आप लोगों का विजन क्या है? आप लोगों का विजन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, यही बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। उस विजन को पूरा करने, यानी कि आपसे पूछा जाए भाई आप अपने आप को 5 से 10 साल के बाद कैसे देखते हो, या आप अपने आप को 5 से 10 साल के बाद कहाँ देखते हो, तो आप बोलोगे यार कि मैं अपने आप को फला जगह पे देखता हूँ, ठीक है, पंखे में लटका हुआ देखता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता, डिपेंड ऑन योर हॉबी। तो आपने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो कुछ लोगों ने इख्तियार किया एसीसीए, कुछ लोगों ने इख्तियार किया बीबीए, आप लोगों ने इख्तियार किया सीए, किसी ने किया होगा एमबीबीएस, किसी ने किया होगा कंप्यूटर साइंस, किसी ने किया होगा इंजीनियरिंग। इख्तियार किया रास्ता, यानी कि मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई रोड चाहिए। वो रोड क्या है कि आपका यहां आने, भाई सिंपल सी बात है यार। एक बार तुम लोगों की स्कूल की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में कितना गैप आया हुआ है? मतलब स्कूल से मतलब कॉलेज, कॉलेज की पढ़ाई से लेकर अभी ये जो पढ़ाई स्टार्ट हुई, कॉलेज की लाइफ भी तुम रेगुलर स्कूल कॉलेज वगैरह जाते होगे, मतलब इतना तो होता होगा कि माठे कॉलेज में पढ़ते थे क्या तुम? गवर्नमेंट में पढ़ते थे? मतलब इतवार वाले दिन तुम लोग यहाँ पर उठ के जिंदा लाशों की तरह आए हो, तो कोई मकसद के लिए आए हो ना। अब वो मकसद पूरा ना करो, और तुम लोग करो या दोस्तियां, तुम लोग पाए जाओ हमें कहाँ पे देखो, कैफेटेरिया में पढ़ते हुए। तो बेटा कैफेटेरिया में पढ़ाइयाँ नहीं होती, हमने भी ऐसे कैफेटेरिया देखे, ठीक है ना, पढ़ाई वहां नहीं होती, ठीक है ना। दोस्तियां देखो, दोस्त बनाओ। दोस्त कौन बनता है, दोस्त बनाने का भी एक तरीका है। दोस्त बनाओ जो आपके मकसद में आपको इनकरेज करे, जो आपको आपकी औकात दिखाए कि भाई तू अपने मकसद के लिए जितना सिंसेयर है, उससे ज्यादा मैं हूं, तू उतना नहीं है, उसको दोस्त बनाओ। और अजीब बात है, वो दोस्त कभी बनता नहीं। दोस्त कौन बनता है? फारिग तहसील आदमी, तबीयत का फारिग,
मुंह का फायर, वो बनता है दोस्त। खुद भी कुछ नहीं उखाड़ना और आपको भी कुछ उखाड़ने नहीं देना। क्योंकि देखो, जो बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा है ना, हर इंसान जानता है अपनी खामियां। मैं बोलूं क्या खामी है, आप डिनाई कर सकते हैं, लेकिन दिल में आप पता है कि यार मेरे अंदर ये 10 खामी है। आप वो नोट करो एक पेपर में और उस पर काम करने लग जाओ। एक दो दिन है ना, घबराहट होगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप थोड़ा अलग हटके काम कर रहे होगे। तो जैसे मिसाल के तौर रमजान में पहला दूसरा रोजा होता है, थोड़ी अजीब सी तबीयत नहीं हो रही थी, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, पानी नहीं पिया होता है, फिर आखिर में तीसरे चौथे रोजे पे गेम ऑन हो जाता है, आदत हो चुकी होती है। तो जब आप क्या करोगे, अपने 10 बेटा बाल छोड़ दे चंदा, बाल गिर जाएंगे, या तो क्लास में तमीज से बैठ जाए या क्लास के बाहर चले जाए। अब तेरे बाल बने ना, क्लास के बाहर बाल भेज दूंगा तेरे साथ, समझा? आप 10 अपनी डेफिशिएंसीज नोट करो, उस पर काम करना शुरू। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और को देखने। जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और को देखने का, तो आप किसी से बात ही नहीं करोगे। जब आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई आपसे बात करने से पहले भी बोलेगा अबे रूड है, अबे बहुत एटीट्यूड है, अबे पता नहीं आता है चले जाता है, तो गंदे अंडे तो वैसे ही दूर रहेंगे। तो ऐसे बच जाना। कैफेटेरिया, सीए करना है, कैफेटेरिया से दूर रहो। हाँ जाओ, खाओ पियो आ जाओ, ठीक है। गेमिंग जोन पे ज्यादा नहीं देखना। कंबाइंड स्टडी के लिए तुम हातिम ताई बन के मदद के लिए नहीं पहुंच जाना कि उसे समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके पास भी टीचर अवेलेबल है, तेरे पास भी टीचर अवेलेबल। तूने अगर होमवर्क नहीं किया, क्लास मिस किया, तो बाप से पूछ, बराबर में बहन से ना पूछ, ठीक है। सिंपल सी बात है ना भाई। आप भी इस क्लास के, आप मुझसे पूछ लो ना, मैंने मना किया है क्या? मेरे पे कांटे हैं? आप टीचर से पूछ लो, आपके पास इतनी, और आजकल तो व्हाट्सएप आ चुका है, और ग्रुप बना दिए। वजह क्या ग्रुप बनाने कि भाई टीचर के साथ इजीली कम्युनिकेशन हो जाए, आप पूछ रहे हैं आप। तो कुछ चीजें तो माशाल्लाह आपको पता है, उससे थोड़ा बच जाओगे ना, तो तबीयत के साथ सुकून के साथ जल्दी सीए निकाल लोगे। देखो अभी आप सीए में नहीं हो, पीआरसी इज नॉट अ सीए। जो आप सोच के ना मैं सीए में हूं, तो खुद को लानत दे दो, आप सीए में नहीं हो, आप पीआरसी में हो। सीए स्टार्ट होता है कैफ से। अभी आप इस स्टेज पे हो कि आपको सीए टेस्ट कर रहा है कि आप क्या सीए करने के का काबिल भी हो कि नहीं। आपको प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी लेवल चेक किया जा रहा है। इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू कैन कम इनटू कैप, अदरवाइज कहीं और चले जाओ। लोग जाते भी हैं। यहां पर बैठने के लिए नहीं आया, पहली बात। और यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर है ना, कोई बच्चा आगे, यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अगर एक सेमेस्टर पीछे हो जाए ना, तो नए दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर शक्लें एक ही होती है बाबू। यहाँ अगर आगे गया तो पता चल जाता है, और यहाँ की कुड़न बड़ी खराब है, अबे यार ये पेपर में आगे निकल, तो जल्दी से जल्दी है ना आगे बढ़ो। अभी जितनी भी देखो, अभी समझो कि आप है ना रोजे में हो, जब तक फम नहीं पहुंच जाते ना, जब तक फम, तब तक समझो आप रोजे में हो। कि अब आपको बहुत सी चीजों से खुद को रोकना है। जब इफ्तार होगी ना फॉर्म में, तब खाना जो खाना है। यानी आप अपने लाइफ के एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाओ ना, तब तक। अब जाहिर सी बात है, जब इफ्तार होती है आपके सामने 10 आइटम होती है, आप बोलते हैं पानी और 2 खजूर खाए, आपको बोले यार अब मेरा, तब तक आप मेच्योरिटी इतनी आ चुकी होती है आप में, आप बोलते हैं यार अब क्या यार, मेरा तो दिल ही भर गया इन सब। तब तक खुद को रोक के रख लो। तो जब फॉर्म में पहुंचोगे, आपका लेवल ही अलग होगा। फिर लोग खुद आएंगे यार थोड़ा बता दो क्या बोले, भाग इधर से, टाइम जाया करो। तो विजन और मिशन में फर्क समझ आ गया। विजन जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं 5 से 10 साल के बाद, विजन मिशन क्या है जिसपे आज आप चल रहे हैं, आपके आने का ये कोर इंटेंशन क्या है, कोर इंटेंशन क्या है? लास्ट लेना। अब आप मुझे जज करो सर अच्छे नहीं है, भाई पहली बात, मुझे अच्छा बुरा करके मैंने कोई रिश्ते के लिए नहीं आया मेरा।
कि मैं अच्छा, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आपको ये समझ आ रहा है, आपको इसमें कोई मसला है, सर को बताओ, 100 बिस्मिल्लाह, इसमें मसला नहीं है, चुप करके बैठ। लॉजिक है यार, फजूल की आए भाई शाई नहीं करना मैंने। इससे मोहब्बत कर लो, मुझे सलाम तक नहीं करो, मुझे परवाह नहीं। आप मेरी जी हुजूरी करो, इसके साथ वफादार नहीं हो तो लानत है यार। कट टू कट बात है भाई। यहाँ पर आप सराखों पे यार हर किसी की रिस्पेक्ट है, वो एक अलग मकाम। देखो, इज्जत पहले देना, किसी इंसान को पहले इज्जत देना, वो हम हर इंसान की जिम्मेदारी। उस इज्जत को कायम रखना फिर सामने वाले की जिम्मेदारी। मैंने इज्जत दे दी, पहली क्लास में, हाँ मेरे मेहमान, मेरे बच्चों, बैठो। अब इसको कायम रखना, कायम कैसे रखा जाएगा? इसके साथ, यानी आपके पढ़ाई के साथ आप सिंसियर हो जाओ। ये ना बोलना कि फला टीचर ने होमवर्क ज्यादा दिया इसलिए आपका सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, कभी ये नहीं बोलना। आपका काम है मैनेज करना। लाइफ इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टास्क। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद मुंह बंद कर, और आपको काम करना। तो विजन और मिशन आप आ गए। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। गोल क्या है? एंड पॉइंट, मुझे ये अचीव करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बैच कौन सा है? ये फेब सितंबर है। महीने में समझ लो कि अगर हमारी 6 क्लासें होती हैं, हफ्ते में 2, 6 होती है, 8 होंगी, 8 होंगी ना, 8। समझ लो 16 से 18 क्लासेस के अंदर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। मेरा टारगेट, मेरा गोल क्या है कि मैं 20 क्लासेस के अंदर सुथरे तरीके से बच्चों को मेरे कोर्स कवर करा दूं, ताकि मेरा बच्चा पहली अटेम्प्ट में PRC 5 क्लियर करे। मेरा गोल, बाकी टीचर का गोल अलग होगा। मेरा अल्टीमेट गोल आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग, फैब बैच का मतलब यह है कि फैब में आप PRC दे के फारिग हो चुके हो। 2 पेपर, 3 पेपर, जितने पेपर आप लोगों ने लिए हैं और जितने पेपर आप लोगों ने देने हैं, एग्जामिशन वगैरह हटा के, फैब मींस मैक्सिमम मार्च। मार्च तक आपने अपने PRC को क्लियर करके साइड पर, ये गोल होना चाहिए। अब इस गोल को पूरा करने के लिए आप डेली बेसिस पे अपने टास्क बनाओगे कि मैंने क्लास का जो पढ़ना है वो रिटेन रखने के लिए घर पे आके सेल्फ स्टडी करना, आधा घंटा। यार मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा टाइम दूं। यार अकाउंटिंग और QM की प्रैक्टिस वैसे ही टीचर इतनी कराते हैं और उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना है, अगर मैंने इसको थोड़ा टाइम कम दे दिया तो मुझे कोई मसला नहीं हो सकता। थ्योरी में मुझे नींद ज्यादा आती है, तो मैं जब सेल्फ स्टडी करना शुरू करूंगा या करूंगी तो सबसे पहले मैं थ्योरी के सब्जेक्ट को रखूंगा या रखूंगी। इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। तो गोल क्या? जो आपको टारगेट अचीव करना। तो पहला टारगेट क्या है? मार्च में आपको PRC क्लियर करना है। उसके लिए जब जो आप आज कर रहे हो डेली बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल और टाइम बाउंड। अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई मैं आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने के बजाय आपको हर चैप्टर से थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ाता, या मैं आपको ये बोलता कि बेटा तुम लोग बुक खोलो और तुम्हें जहां से जो पढ़ना है मुझसे पूछ लो, मैं वहां से पढ़ाऊंगा, तो आप बोलते यार इस क्लास का कैप्टन ये है, ही शुड नो कि हमें कैसे चलना है। हमें कैसे पता कि हमें कैसे चलना है? अगर हमें पता होता तो हम यहाँ थोड़ी आते, खुद बुक स्टार्ट कर लेते हम घर पे बैठ के। आप आए हो स्पेसिफिक। आज का टारगेट क्या था कि भाई मेरा आज का टारगेट ये था, कल मैं जब ये चैप्टर लिख रहा था ना तो मेरा टारगेट था कि चैप्टर नंबर 1 खत्म करा दूं। मैं 8 चैप्टर 8 क्लास में खत्म कराता हूँ, डिपेंडिंग मेरे सामने बच्चा कैसा बैठा। और भगाता नहीं हूं, जैसे ये स्पीड है ना वैसी स्पीड है। यानी ईच क्लास में एक चैप्टर मेरा आराम से हो जाता है।
लेकिन मैंने कहा कि यार ईच क्लास में ईच चैप्टर अगर हो जाता है, लेकिन आज बच्चों की पहली क्लास है और बच्चा अभी आ रहा है, बच्चा भी आ रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, आ रहा है बच्चा, तो होता यह है कि अगर मेरा चैप्टर ये खत्म हो गया ना, तो एक बच्चा बोलेगा यार मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, तो वो थोड़ा डीमोटिवेटेड वे में आएगा कि यार मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो मैं पूरा चैप्टर कवर कराने का सोच के बैठा था, लेकिन जब मैंने चैप्टर लिखना शुरू किया, मैं कहा मैं 50% तक चैप्टर पढ़ाऊंगा, और 50% तक चैप्टर पढ़ाने के बाद पूरा हफ्ता होगा अगली सैटरडे तक बच्चों के पास बुक को रीड करने। पहली चीज, मैं डेली खुद मैसेज करता हूँ क्या अपडेट चल रही है। थोड़ा सा है ना, मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि अभी मेरा ये पार्ट खत्म होने वाला है, तो मेरे पास थोड़ी बात समझाने का भी है। क्यों खुद से मैसेज, देखो आप भी अपनी लाइफ में जैसे मसरूफ हो ना, वैसे हम भी अपनी लाइफ में मसरूफ। जैसे आप लोग दूसरे काम करते हो, वैसे हमारे पास भी बहुत से दूसरे काम है जो हमारी अपनी इंप्रूवमेंट पे लगे हो। आपकी टेंशन है, हमारी भी टेंशन, लेकिन हम उसमें है ना प्रायोरिटी आप लोगों को क्यों देते हैं? क्योंकि आप नए बच्चे हो, आप लोगों को मोटिवेशन की भी जरूरत है, आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर की भी जरूरत है, आपको एक अटैचमेंट की भी जरूरत है कि नहीं यार समबडी इज देयर टू हेल्प अस, जो हमें पूछ रहे हैं, हमें बार बार पिन कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं डेली बेसिस पे मैं मैसेज करता हूँ। तो जब वो मैसेज का रिस्पॉन्ड, मैं हमेशा चलता हूँ सामने वाले के रिस्पॉन्ड पर। जब मेरी सिंसेरिटी से के सेम लेवल पे मुझे रिस्पॉन्ड ना आए ना, मैं फिर खत्म। तो वो एक आध दो दफा, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब आपको मैं बोलूँ ना कोई चीज, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं सीन करके छोड़, अगर मैंने सीन करके छोड़ा ना बेटा, तो मेरे पास पूरा कोर्स है। तो सीन करके छोड़ना, लेकिन तमीज का, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मैसेज कर रहा हूँ, अपने लिए मैसेज नहीं कर रहा। अच्छा थोड़ा सा मैं ना, बहुत ही थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा मैं बोल देता हूँ, मेरे मुझे नहीं फर्क पड़ता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं करनी। मैं दो टोक बात कर रहा हूँ भाई, ये रियलिटी है, मुझसे चापलूसी नहीं हो रही है, मैं किसी की आवभगत नहीं कर रहा। सिंपल सिंपल लॉजिक है यार, ये अच्छा समझ आ रहा है? इसमें कोई मसला आ रहा है आप मुझे बोल दो, सर ये मसला, मैं रात दिन इस पे लगाने के लिए। अगर इसमें मसला नहीं आ रहा और आपको मेरे बिहेवियर से कोई मसला आ रहा है, एक होता है बिहेवियर का मतलब ये कि जो मिसाल के तौर पे मैं क्लास में ना किसी को पॉइंट कर रहा हूँ मस्ती में, कि मैंने इसको इसका नाम पूछा, अब मैं इससे मस्ती कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि यार इसको मेरी बात बुरी लग जाएगी, सर मुझे पॉइंट कर। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। या मैंने इनको इससे कंपेयर कर लिया, इसको इनसे कंपेयर कर लिया, तो क्लास में वो जो डिसरिस्पेक्ट वाला माहौल नहीं हो जाता कि यार सर इसको छेद रहे, इसी को पेल देते हैं, इसी को बोल देते हैं, ये वाला माहौल नहीं है। जो मस्ती हो सकेगी वो मस्ती हो जाएगी, जो नहीं हो सकेगी वो नहीं हो सकेगी। कोई कॉमेडी शो तो नहीं है कि हर लाइन पे लाफ्टर आएगा। कुछ बेतुके जोक मारने पड़ते तो वो मार भी देंगे भाई, ताकि क्लास का एनवायरनमेंट बेटर रहे और चीजें सही रहे। तो हमारे पास हमारा मेजरेबल, अब जैसे टाइम बाउंड, सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं कोर्स कब कवर होगा, सबसे बड़ी मसला। सर ने रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी हुई। अब एक बच्चा बोले कि यार मैं आज जाके मैं पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाले पढ़ लो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन में ये क्या है, बच्चे की आज दूसरी क्लास है, हाँ इस हफ्ते में दूसरी क्लास है ना सीए की। अब आईटीबी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर। तो आप नॉर्मली 3 बजे तक फारिग होगे, 3-4 बजे तक घर जाओगे, इतवार का दिन है, खाना पीना करोगे, फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, पोटेंशियल फैमिली से बात करोगे, फिर आप काम करोगे। एटलीस्ट 2 घंटे ना, 2 घंटे, 2 घंटे सुकून से मोबाइल हटा के वो 2 घंटे अपने देना, अपने इस पांचों सब्जेक्ट, और एनालाइज कर। हम जब रूटीन बनाते हैं हम समझते हैं हमने पढ़ाई कर ली। रूटीन बनाना पढ़ाई करना नहीं होता। मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, मैं समझता हूँ मैंने पढ़ाई कर ली। टाइम टेबल बनाना पढ़ाई नहीं करना। जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस जगह को सेट कर देना पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है एग्जीक्यूशन।
तो आप ये देखना कि भाई आज मैंने इतने पढ़े, मैं डेली का डेली अगर अपने पास सस्टेन रखूंगा या रखूंगी, तो कल ये पाइलअप नहीं होगा, और ये कल पाइलअप नहीं होगा तो मेरे में बर्डन नहीं आएगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हो जिसको थोड़ी सोशल एक्टिविटी की भी जरूरत है, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको घूमने का बड़ा शौक होगा, आउटिंग का बड़ा शौक होगा, तो उन बच्चों के लिए यह है। आता हूँ। उन बच्चों के लिए यह है कि आप वो क्या करें, डेली का डेली हेड्स ऑन रखें, ताकि कोई चीज पाइलअप होगी तो आज 2 घंटे की जगह कल 2.5 घंटे देने पड़ जाएंगे। तो आपको अगर 2 घंटे देने तो 2 घंटे ही दो, 3 घंटे नहीं दो। 3 घंटे पे तब पहुंचेगा जब आपने छुट्टी की है, पाइलअप हो गया। डेली का डेली रखोगे कोई मसले वाली बात नहीं है, फौरन सवाल पूछ लो, ठीक है ना। ग्रुप भी फौरन से बना लेना, तो मेरा नंबर नोट कर ले, ग्रुप बना ले, गर्ल्स अलग बना ले, बॉयज अलग बना ले। अच्छा जी, आखिरी चीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई रिसोर्सेज की जरूरत है। तो आपके पास पहले थी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉमर्स के बच्चे ना वो कहेंगे हमने 4 पढ़ लिए, यहाँ 5 है। एक नॉलेज भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। लेकिन कारोबार की नॉलेज होना और आपके कारोबार को बेहतर कर देती। कारोबार की नॉलेज होना, जैसे मिसाल के तौर पे एक शेफ है, वो एक जैसे लेट्स सपोज बारबेक्यू यूनाइट पे वो पहले बहुत अर्से तक शेफ रहा, और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको बहुत सी चीजों का पता होगा ना। लेकिन इसमें भी आता है कि वो पहले काम करता था, अभी काम करवाने की नौबत पे आके थोड़ा माइंड सेट का थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन बहरहाल फायदा होता है। लैंड, लेबर, अब मुझे इसमें इतनी डिटेल अगर समझानी है कि भाई जमीन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या लेबर किसे कहते हैं। अच्छा, लेबर से रिलेट हम यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन रिसोर्स। कैपिटल से रिलेट जब हम बात करेंगे तो इसमें एक डिटेल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल वाले चैप्टर आपके पास अपने मकाम पे आ जाएंगे। बुक आप लोग खरीद लें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मैं जैसे अभी 15 मिनट है या खत्म हो गया टाइम? 15 मिनट है ना, तो इसी तरह मैं 15 मिनट आके के छोड़ देता हूँ, ताकि मैं क्लास में रीड करवा लूँ। एक होता है ना, कवर कर, ओवरव्यू ले लेना, गो थ्रू करना, डिटेल तो आप अपने घर पे जाके पढ़ लोगे। भाई सरसरी तौर पे देख लिया, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक कोई डाउनलोड कर ले आई कैप, और उसमें से 15 मिनट आकर के 50% ऑफ द पोर्शन आपका कवर हो गया है। अब आपका जो पोर्शन रहता है वो रहता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये 2 पोर्शन है। जो अनदर 50% है, आपका 50% पोर्शन चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो चुका है। रिक्वेस्ट है, अभी 15 मिनट जाया करने से बेहतर है कि बुक को डाउनलोड करके रीड करो। पहली चीज, घर जाके आज आधा घंटा इस बुक को पढ़ लेना डिटेल, और जिस तरह के मैंने सवाल बोले हैं सवाल कर लेना। जो लोग नंबर देखना चाह रहे हैं वो नंबर ये रहा लिखा हुआ है, ग्रुप ग्रुप। बेटा आई कैप की पोर्टल से डाउनलोड कर लें सर प्लीज। क्लास में जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं उस पर रिपीट कीजिए, ताकि बेटा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो जरूरत पड़ेगी तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। और ये कौन है जो हर किसी के मैसेज पे हार्ट का रिएक्ट भेज रहा है? बेटा ये क्या फेसबुक है या इंस्टा है? छिछोरा। ये सलमान खान कौन है भाई? एक तो इतना सल्लू भाई का नाम रखा, ऊपर से ये हरकतें कर रहा है। जी बेटा, किसी का कोई अगर ऑनलाइन में सवाल है तो भी पूछ ले। अब आप लोगों के जो सवाल है वो भी पूछ सकते हो आप, अगर है तो। अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, जितना पढ़ा है उसी को पढ़ेगी ना। एक तो ये पढ़ लेना, ऊपर से फिर खोल लो, मैं बता देता हूँ।
देखो टैक्स क्या होता है, हुकूमत का हक है। हुकूमत कहती है कि देखो मैं कहीं खुद से तो कमाने नहीं जाऊंगी, तो आप जो कमाते हो उसमें से मुझे हिस्सा दे देना। बना लो ना, बना लो, बना लो। आप लोगों को बुक रीड करनी है तो बुक रीड कहाँ से करना शुरू करेंगे, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 9। अगर मैं होमवर्क की बात करूं कि आपका होमवर्क क्या है, वैसे तो इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि होमवर्क दें, लेकिन फिर भी यहाँ जरा देख ले। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने पेज नंबर 2 से पेज नंबर 9 तक रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो इसमें बुक ने आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए, यानी कि बुक आपको और डिटेल समझा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को या उन बातों को समझाने के लिए बुक ने अपनी एग्जांपल्स भी दी। तो वो एग्जांपल बच्चे बार बार पूछते हैं कि ये पेपर में आती है, तो सवाल है नहीं, ये एग्जांपल दी इसलिए जाती है कि आप जस्ट रीड करके, मैंने एग्जांपल दी 2 से 3, बुक एग्जांपल दे रहे 2 से 3, तो समझ लो कि एक बंदा मेरे बजाय इस बुक के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो बुक अपने हिसाब से एग्जांपल देगा, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दूंगा। तो आपने बुक की एग्जांपल को एटलीस्ट सुकून से रीड कर लेना है। और अगर कोई बात इसमें भी समझ नहीं आती तो आपने पूछ ले। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक बच्चा बुक को पढ़, अब आप यहाँ पे एक काम करें, निशान लगा लो, राइट का नोट डाउन। इतना ज्यादा अब ये कितने पेज बन जाते हैं, 7 पेज। पर पेज रीड करने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। तो आपके 7 पेजेस आधे घंटे के अंदर या 35 मिनट के अंदर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नोट करोगे तो सब में आपके सारे काम होंगे। आपको क्वेश्चन नोट करके आपको क्या करते हैं, आपको आप इनको प्राइवेट से शेयर कर दो। अच्छा, नाम के साथ कर देना, जो आपका नाम है ना, मैंने ये नाम है तो ग्रुप में कर देना, जो आपको बेहतर लगे। बेटा मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है और वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको एक पीडीएफ शेयर हो रही है, जिसमें एंड में मेरे पास मेरा नंबर आ रहा है। उस नंबर पे आप मैसेज कर ले तो मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। बना दिया ग्रुप? चले, अच्छी बात। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये फैब बैच कर ले, ईयर लिख ले अभी का, 3 फैब बैच है भाई, इसे ज्वाइन कर लो भाई, इस ग्रुप को जल्दी जल्दी आप लोग लौंडे। अहमद नाम है आपको? मेरा नाम शाहजेब पराचा। हाँ भाई, समझ आया। आप थोड़ा लेट आए थे ना, टाइम पे आपका। घर जाके अभी ये मेरा जो लेक्चर है ना, ये फौरन अपलोड हो जाएगा।
तो आपने करना ही, आपका डबल काम आ गया। आप आज 1 घंटा निकालो और उस 1 घंटे में पूरा लेक्चर देखो, और कल निकालना आधा घंटा, और कल उस आधे घंटे के अंदर बुक को रीड करना। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो आज ही 1.5 घंटा निकाल के दोनों काम पूरे करें। डिपेंड करता है आप कितने अच्छे बच्चे आप हैं। कोई मसला? हाँ, आपको नाम भी बता दो, क्या नाम है? हमजा, कामरान, उमर, आपका? समीर, समीर, समझ आ गई? हाँ भाई, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बयान, हसन, हसन, समझ आया बच्चे? समझ आ गया? ये मेरी इंटेंजिबल प्रोडक्ट बन गई बेटा जैनब। एक मिनट, मुनज़्ज़म, बेटा 2 बुक है, एक सर तारिक दुनिया की बुक है और एक आईकैप की बुक है, बस इसके अलावा और कोई बुक नहीं है।